नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी संकट पर सुनवाई शुरू होने वाली है। मुंबई में उद्धव ठाकरे कैबिनेट मीटिंग शुरू करने वाले हैं और कल शाम 5 बजे ही उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट देना होगा। लेकिन क्या कल ये फ्लोर टेस्ट हो पाएगा? इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, हर किसी की नजर इसी बात पर टिकी हुई है। उद्धव ठाकरे की कैबिनेट भी सुप्रीम कोर्ट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है फ्लोर टेस्ट के लिए या फिर एक और अड़चन आएगी? राहत उद्धव ठाकरे के लिए आएगी या फिर खुशी देवेंद्र फडणवीस के लिए आएगी सुप्रीम कोर्ट से? इस बात पर हमारी नजर। उधर गुवाहाटी से शिंदे गुट के विधायक भी निकल चुके हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुवाहाटी से शिंदे गुट के विधायक गोवा लौट रहे हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। कल सुबह मुंबई पहुंचेंगे, लेकिन उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवाल यह कि क्या उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे या फिर विधानसभा भंग करने की राज्यपाल से सिफारिश का सबसे बड़ा दांव चलेंगे, सबसे आखिरी दांव चलेंगे, या फिर यूं कहूं कि ये शहादत देंगे, शहीद का दर्जा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर यहां सवाल उठता है कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल क्या मानेंगे, क्योंकि राज्यपाल ने कल शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट का आदेश दे रखा है। इसके बाद फिर उद्धव ठाकरे के पास और क्या विकल्प बचते हैं? बागियों के वापस उद्धव खेमे में आने की क्या संभावना अब लगभग खत्म हो चुकी है? ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर सियासी शहीद बनने का दांव चल सकते हैं? तो महाराष्ट्र विधानसभा के नंबर गेम में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, इसकी तस्वीर आज कुछ हद तक दिखाई दे रही है और कोर्ट के फैसले के बाद ये एकदम स्पष्ट हो जाएगी। कल फ्लोर टेस्ट में उद्धव की हार और परसों 1 जुलाई को क्या फडणवीस सरकार की वापसी होगी? इस बड़े सियासी सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बहुत खास पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जफर इस्लाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत देसाई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप नब्ज जानते हैं, महाराष्ट्र की पूरी राजनीति की सियासी तस्वीर समझते हैं। रिजवान सिद्दीकी वरिष्ठ वकील हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। योगी गड़े शिवसेना नेता आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनसीपी प्रवक्ता सीमा मलिक, आपका भी स्वागत। और साथ ही मेरे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त स्टूडियो में लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं इस पर कोई भी पॉलिटिकल कमेंट लूं, हमारे दर्शकों के लिए समझना देवेंद्र बहुत जरूरी है कि अब सियासी विकल्प बचते क्या हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, सुनवाई किसी भी क्षण शुरू होने वाली है। उद्धव ठाकरे इस प्रयास में हैं कि शायद वो फ्लोर टेस्ट से बच जाएं और देवेंद्र फडणवीस अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। मीनाक्षी, कोर्ट में क्या कुछ होगा उसके फैसले के बारे में तो बिल्कुल भी हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो दोनों साइड के तथ्य हैं उसके आधार पर अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि फ्लोर टेस्ट होने की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जैसे आखिर फ्लोर टेस्ट से आप क्यों भाग रहे हैं, ये एक सवाल वहाँ पर खड़ा होगा। कोई भी गवर्नमेंट अगर हाउस में उसके पास मेजॉरिटी है, जब तक हाउस का विश्वास उसके पास है तब तक वो सरकार में होती है। अगर इतने सारे विधायक सामने आकर ये बता रहे हैं कि उन्हें विश्वास नहीं है, उन्हें भरोसा नहीं है सरकार पर, इसमें बहुत लाजमी सी चीज़ हो जाती है कि आपको फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाए। दूसरी चीज़ कि फ्लोर टेस्ट के लिए क्या समय बहुत कम दिया गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है कि फ्लोर टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय दिया जाए। उसके पीछे एक तर्क दिया जाएगा कि शायद, क्योंकि आप देख रही हैं कि महाराष्ट्र में कैसी स्थिति है, इतने सारे विधायकों को लेकर कैसे कैसी बयानबाजियाँ हो रही हैं, तो ये सारे तर्क गढ़े जा सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि कोर्ट आखिर किस साइड के तर्क से ज़्यादा संतुष्ट नजर आता है। अच्छा, एक और संभावना जो जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे इस फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देकर सियासी शहीद बन सकते हैं, इसकी संभावना कितनी है? और इसमें दो चीज़ें मीनाक्षी। पहली बात तो ये कि उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स को क्या सूट करता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या उद्धव ठाकरे को ये नहीं पता रहेगा कि अगर वो ऐसी सिफारिश करते हैं तो गवर्नर के लिए उस सिफारिश को मानना ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ऐसा कह चुका है कि वहाँ पे एक थोड़ा विंडो ये रहता है कि अगर गवर्नर को अपने विवेक के हिसाब से ये लग रहा है
कि इस तरह की सिफारिश को नहीं माना जा सकता है तो वो नहीं मानेंगे और वहाँ पर निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे बहुत सोच विचार करेंगे। लेकिन ये वाकई $1 बिलियन क्वेश्चन है कि क्या उद्धव ठाकरे ये चाहेंगे कि वो हाउस में जाएं, वोटिंग की नौबत आए, उसमें वो हारें, फिर उनकी किरकिरी हो, या फिर जैसा कि शहादत, सियासी शहादत का वो इस्तेमाल करना चाहेंगे। क्योंकि लगातार आप देखें कि इस क्राइसिस में वो शिव सैनिकों के सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। वो सबसे बड़ी यूएसपी भी है, सबसे बड़ी ताकत है शिवसेना की, और उसके लिए वो लगातार जुटे हुए हैं। तो ऐसे में अगर सियासी शहादत का दर्जा वो हासिल करने की कोशिश करते हैं तो शायद वो सेंटिमेंट ज़्यादा अपील करेगा शिव सैनिकों के स्वाभिमान को जगाने के हिसाब से। और फिलहाल की परिस्थिति में तो शायद इस वक्त माला फेरते हुए उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी, इन तीनों पार्टी के जितने नेता प्रवक्ता है वो यही सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आ जाए, कुछ मोहलत और मिल जाए। गणेश साहब, अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप मुझे बता दीजिए। अभी तक शिवसेना का ये जो पूरा उद्धव ठाकरे गुट है वो ये कह रहा था गुवाहाटी में क्यों बैठे हुए, यहां पर आइए, सदन में ताकत बताइए, सदन में ताकत बताइए। अब सदन में आने के लिए तैयार है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। योगी गणेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस, सर, सवाल आप ही के लिए था जी। ओके जी। अभी देखना यह होगा कि कल फ्लोर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है पहले, क्योंकि 16 जो एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन का विषय है वो 11 तारीख तक कोर्ट ने जारी रखा है। तो वो एक देखने की बात है कि उस पर क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट देती है। अगर फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश देती है तो फ्लोर टेस्ट नहीं गणेश साहब, मैं तो फ्लोर टेस्ट की बात मैं सुप्रीम कोर्ट की कर ही नहीं रही। अब सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा सो करेगा, लेकिन मैं आप लोगों के स्टैंड की बात कर रही हूं। हर चर्चा में यही तय होता रहा कि भाई शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट ये चाहता है कि बागी आए, अगर ताकत है तो सदन के पटल पर बताएं। और आज सदन के पटल के लिए जब कॉल आया तो दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटा दिया गया। बहरहाल, मैं पहले एक तस्वीरें बता दूं दर्शकों को कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गुवाहाटी एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। शिंदे गुट के बागी विधायक इस वक्त गुवाहाटी से किसी भी पल उड़ान भरेंगे, गोवा जाएंगे। गोवा में भी उनके लिए होटल की बुकिंग पहले से हो चुकी है, रणनीति पहले से तैयार की जा चुकी है और फिर गोवा से मुंबई का सफर शुरू होगा। कल सुबह तक ये बागी कैंप पूरा का पूरा मुंबई में डेरा डालेगा और उम्मीद यही, संभावना यही इस कैंप की कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो ताकत साबित की जाएगी और इस ताकत के साथ उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा दिया जाएगा। अब गणेश साहब, इन तस्वीरों को तो हम दर्शकों को बता ही रहे हैं, लेकिन अब किस बात की बेचैनी? अब तो आ रहे हैं सारे बागी। आप लोग कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि 15-16 विधायक आपके संपर्क में हैं, हो जाने देते आप फ्लोर टेस्ट? हो देते, पर 16 एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन का भी विषय है जो सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। तो वो विषय के कारण वो कोर्ट में आज गए हैं कि ये 16 एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन का विषय बाकी है, तो फ्लोर टेस्ट के लिए कुछ और समय चाहिए। ऐसा ही था, बाकी कुछ फ्लोर टेस्ट के और समय। हेमंत जी, हम क्या ये समझे कि ये कुछ दिन की मोहलत और है सरकार के लिए? होप खो चुके हैं उद्धव ठाकरे? ये सरकार तो जाना तय है, बिल्कुल तय है। और एनसीपी और कांग्रेस का कहना यह है कि हमें लास्ट मिनट तक फाइट करना है। अगर फाइट नहीं करेंगे हम तो अच्छा नहीं रहेगा। और उद्धव जी का कहना था पहले से, मतलब 8-10 दिन पहले से, कि मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। ऐसा उन्होंने साफ बोला था अपने क्लोज जो एड्स है उनके यहाँ। और पब्लिक स्टेटमेंट भी उन्होंने किया था कि एकनाथ शिंदे जी अगर चाहे तो मैं रिजाइन करने को तैयार हूं, आपको गद्दी सौंपने के लिए तैयार हूं। उन्होंने बगैर कंसल्ट करके कि कांग्रेस और एनसीपी, उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको गद्दी सौंपने के लिए तैयार हूं। लेकिन एकनाथ जी का कहना यह है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। एक बात मैं बताता हूँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एकनाथ जी का जो लड़का है श्रीकांत शिंदे 2 बार एमपी हो चुके हैं। जो एरिया है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां आरएसएस और बीजेपी का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। उनके सपोर्ट से ही वो उनकी जीत हो पाई है। अगर शिवसेना में वो रहेंगे पहले और उनकी मतलब आघाड़ी युति नहीं होगी तो वो जीतने का संभव बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि शिवसेना को अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई दिलासा मिल गया, फिर भी कुछ दिन बाद उनको जाना ही पड़ेगा।
इसलिए मेरा 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 तो ये कहना है कि उनको रिजाइन करना चाहिए। और पहले भी हम देख चुके, चौधरी चरण सिंह से लेकर वाजपेयी जी तक कई लोगों ने रिजाइन किया है कि हम नहीं फेस कर सकते, तो रिजाइन करने में कोई दिक्कत है ऐसा मुझे नहीं करना नहीं, चाहिए। जी, वो देखिए नैतिकता तो अब वो रही नहीं कि जहां पर एक वोट की कमी से बहुमत होने के बावजूद अटल जी ने रिजाइन कर दिया, सरकार गिरा दिया। अब वो वाली नैतिकता अगर आप आज के समय में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी गलती होगी। और सीमा मलिक जी, उद्धव ठाकरे तो कह रहे थे कि मैंने तो अपना इस्तीफा तैयार कर रखा है, अब शरद जी ने हाथ पकड़ लिया। अब क्या शरद जी का इशारा हो गया है और ये सियासी शहीद बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया उद्धव जी ने? क्योंकि सुबुगाहट महाराष्ट्र से यही आ रही है। शरद जी का प्रेशर होने के बावजूद भी वो तय कर सकते हैं। ये सब कहीं सुनी बातें हैं कि उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया या उन्होंने उनको मना कर दिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये होलसेल उनका अपना डिसीजन होगा कि उनको कब इस्तीफा देना है या नहीं देना है। बाकी जहाँ तक बात है हम लोग की, हम लोग आखिर तक उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े हुए हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा था और हम अभी भी कहते हैं। और एक मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में है, आवाज सुन सकती जी, जी, है? आपने शायद मेरे को बोलने को कहा था। जी जी बिल्कुल, आप ही की आवाज जा भी रही है। मैं यही कह रही थी कि देखिए जैसा कि अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और क्या अगर हमने ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोटेस्ट देने में नहीं देना चाहते या कुछ, पर देखिए जिस तरह से एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करा गया था 16 एमएलएस को, और उनका मैटर अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने केवल यही रिक्वेस्ट करी है कि उस मैटर के डिसीजन आने के बाद ही फ्लोर टेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। और एक बड़ी मतलब ये एक मैं कहूँगी कि एक तुक वाली बात है जिसको कहते हैं कि जो बहुत उससे हम कह रहे हैं इस बात को कि जिसका कोई सेंस है। ऐसा नहीं है कि इट इज़ वेरी सेंसलेस थिंग कि जिनके ऊपर डिसीजन होना था उनका भी तो कोई डिसीजन हो जाए। और जहाँ तक देखिए आप अभी तक यहाँ पर ये हो रहा था कि हमारे पीछे कोई नहीं है और हम लोग इंडिपेंडेंट ये सब कर रहे हैं, और आज एक महाशक्ति है जो आज महाशक्ति सामने आ गई है, तो महाशक्ति का स्वागत है। जो महाशक्ति बहुत दिन से कह रही थी कि हम कहीं नहीं है। नहीं सीमा जी, ये तो अनटोल्ड ट्रुथ तो था ही कि अगर सरकार गिरेगी तो शिंदे गुट किसका समर्थन करेंगे सरकार बनाने के लिए। ये तो एक अनसेट ट्रुथ था ही, इसमें तो कोई दो राय थी नहीं कि किसके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। जफर जी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए बैठे हुए। मैं लौटूंगी सीमा जी आपके पास। कोर्ट की बात मैं नहीं कहना चाहती, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आज लोकतंत्र में जो ये चीजें हो रही हैं ये कोई अच्छी नहीं है। आज आप देखिए वेस्ट बंगाल से एक बहुत बड़े मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट है कि अब अगला नंबर झारखंड और राजस्थान का है। तो ये जो हो रहा है आज लोकतंत्र में, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है और हमारे लोकतंत्र के लिए शायद एक काला दिन ही कहेंगे हम इसको अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो। अब आपने जो स्टेटमेंट अपने वक्तव्य में सबसे आखिर में दिया, मुझे लगता है उस पर मैं जफर जी आपकी राय लूं महाराष्ट्र की लेटेस्ट ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर। देवेंद्र, मैं आपकी राय जानना चाहती हूं इस पर, आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ी बात सीमा जी ने अपनी बात को समअप करते हुए कह दी, अगला नंबर किसका? देखिए अगला नंबर आप देखें तो, लेकिन जिस अंदाज में वो बता रही हैं उसमें आप देखें तो इस खेल में दोनों ही पक्ष उसी तरह से लगे हुए हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बीजेपी के नेता धड़ाधड़ टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं पिछले चुनाव के बाद, तो ये रिएक्शन उस समय भी होना चाहिए। मेघालय में आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो विधायक थे अचानक रातों रात टीएमसी ज्वाइन कर लिया और पूरा एक तरह से 2/3 के समूह में ज्वाइन कर लिए। सेलेक्टिव अप्रोच जब रखा जाता है तो फिर वहाँ पर समस्या होती है। और इस तरह के केस में देखें तो सीधी सी बात ये होती है कि नंबर्स किसके साथ हैं। अगर आपके साथ नंबर्स हैं तो आपकी सरकार बचेगी, अगर नंबर्स नहीं है तो सरकार नहीं बचेगी। मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र में एक बड़ी समस्या मीनाक्षी आप देखें तो जिन विधायकों को लेकर डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही जा रही है, उन नंबर्स को हटा दें उसके बावजूद ये बहुमत प्राप्त करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो एक बड़ी समस्या होनी चाहिए कल अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है अगर, तब कि उद्धव ठाकरे इस स्थिति में कैसे है कि जितने सारे विधायकों को आप डिस्क्वालीफाइड करा रहे हैं उनको हटा भी दे तो आपके नंबर्स नहीं आएंगे बहुमत का। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस वक्त बहुमत के आंकड़े से देवेंद्र फडणवीस का पूरा कैंप जो है कि 18 संख्या ज्यादा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 18 संख्या ज्यादा है। इसका सीधा अर्थ तो ये हुआ जफर जी, अगर बागी ठहरा भी दिए गए शिंदे गुट के 12 से 16 विधायक, तब भी आपकी सरकार तो बननी तय नजर आ रही है। लेकिन अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आकर टिक गया है। आपकी रणनीति क्या है सर? देखिए ये आ रही है, लेकिन अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आकर टिक गया है। आपकी रणनीति क्या है सर? देखिए ये पहले तो अंदरूनी मामला था शिवसेना का,
लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का सरकार मिलके बनाते हैं और फिर जब सरकार उनका मत खो देती है, ऐसे में जो अपोजिशन का लीडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अल्पमत सरकार को कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट के लिए मजबूर करे। तो हमने तो सिर्फ इतनी डिमांड की कि अल्पमत सरकार जो है फ्लोर टेस्ट को पास करना चाहिए, वो सिद्ध करे कि भाई या तो उनके पास मेजॉरिटी है या वो खो चुके हैं। अब बाकी जो प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन आज के हालात को देखते हुए एक जफर जी मैं लौटूंगी आपके पास। जरा बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता दूं, जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र की पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कल शाम 5 बजे तक उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करना है, इसे चैलेंज किया है उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी अयोग्यता का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, जब तक वो सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक फ्लोर टेस्ट को नहीं बुलाया जा सकता। इसके काउंटर में भी मत रखा जाएगा। फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जफर जी, ये भले ही अंदरूनी मामला शिवसेना का हो, लेकिन मौका आपका और कई लोगों का कहना है, अभी जैसे सीमा जी कह रही हैं, जैसे शिवसेना का कहना है। सुनिए, मैं इस पर ये गोटियां आप ही ने बैठाई हैं। मैं कह रहा, मीनाक्षी जी देखिए, ये अंदरूनी मामला है, लेकिन पॉलिटिक्स में हम अपॉर्चुनिटी रहेगी तो क्या मौके पे चौका नहीं मारेंगे हम? क्यों ना मारे भाई? हम क्या वहां पर ढाल बजाने के लिए है? अरे हमने तो सरकार मिलकर बनाने के लिए इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद इन लोगों ने हमें दगा दे दिया। आज हालात ऐसे हैं कि हम फिर से अगर सरकार बना सकते हैं, अगर उनकी सरकार गिरती है तो हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता ने मुझे दी है। जनता को हमने यही बोला था कि हम शिवसेना के साथ लड़ेंगे इलेक्शन और हम सरकार बनाएंगे, और जनता ने हमें मैंडेट दिया था। आज शिवसेना ने एमवीए के साथ एक सरकार बनाई, विकास अघाड़ी के साथ। ये तो शिवसेना ने गलत किया था, जो जनता के साथ धोखा किया था, जो जनता ने मैंडेट दिया था उसके खिलाफ जाके किया था। आज वो करेक्ट हो रहा है। अगर आप इनकी सरकार गिरती है तो वो करेक्ट हो जाएगा। जनता का जो विश्वास था, वो जनता का विश्वास डेमोक्रेसी में वो रह जाएगा। और जैसा देसाई साहब कह रहे थे कि ऐसे हालात में आज जो हालात है, शरद पवार कितना भी हाथ रोक ले, हाथ पकड़ ले, लेकिन उद्धव ठाकरे जी को अपनी चिंता भी करनी चाहिए। कितना बेइज्जत हो गए। रावत साहब कह रहे थे कल, कह रहे वो उनको आने दो, यहाँ पर आने दो, आना तो इधर ही पड़ेगा। भाई आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, वहीं जाके वोट देंगे, फिर क्या चिंता है? चिंता यह है कि देखिए वो सरकार जो है, वो जो मेजॉरिटी खो चुकी है, सरकार उनको रिजाइन करना चाहिए। जैसा देसाई साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। अपना थोड़ा मान सम्मान बचा के, लोगों की नजरों में इतना ना गिरे पद के लिए, वो उनको कर देना चाहिए था। और ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास विकल्प है, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन रिजाइन कर देने के बाद की स्थिति पार्टी की क्या होगी, इस पर तो योगी गड़े जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं वरिष्ठ वकील हमारे साथ रिजवान सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय ले लूं। रिजवान जी, आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना जा रहा है, लेकिन आपका अपना अनुभव क्या कहता है? संवैधानिक प्रक्रिया में क्या ये हो सकता है कि जहां पर मामला चल रहा हो कुछ विधायकों के अपात्रता का, वहीं पर फ्लोर टेस्ट की मांग करवा ली जाए? मैं सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या मैं ऑडिबल हूं? मेरी आवाज आ रही है आपको? परफेक्टली। ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बंदा हूं, नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं खाली लॉ पॉइंट्स पे बात करूंगा विदाउट टेकिंग एनी साइड्स। ठीक है, तो मैंने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। पॉलिटिशियंस लोग अपने हिसाब से बात करेंगे, मैं एक आम जनता के हिसाब से बात करूंगा, लॉ पॉइंट्स के हिसाब से। सिंपल पॉइंट, पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी हो गए हैं अगेंस्ट डेप्यूटी स्पीकर बाय 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स यूजिंग सेक्शन 179 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स। बट सेक्शन 179 जो है वो बोलता है कि मेजॉरिटी चाहिए टू इनिशिएट सच प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ये हमारा एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है? नोटिस वाज सर्व्ड बाय द डेप्यूटी स्पीकर अगेंस्ट 16 एमएलएज फॉर एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स, एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरिम रिलीफ दिया हुआ है 11 जुलाई तक का, एंड आस्क फॉर द डेप्यूटी स्पीकर टू गिव हिज एफिडेविट। तीसरा पॉइंट जो है, परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्लोर टेस्ट।
तो फ्लो टेस्ट के लिए परमिशन लगता है गवर्नर का, और इसमें शिवसेना हैज अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, जिसकी आज सुनवाई होनी थी। चौथा चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसमें पूरी ये बुनियादी चर्चा हो रही है, वो ये है कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो क्या बोलता है। अभी शिवसेना के पास 55 एमएलएज हैं, जिसमें से 2/3 मेजोरिटी चाहिए हमको, 37 एमएलएज चाहिए ये सरकार को चेंज करने के लिए, तो मतलब 37। अभी आज की तारीख में क्योंकि चेंज होते जा रहे हैं आंकड़े, अभी कौन किसके फेवर में है नहीं है ये चीज टाइम ही बताएगा। तो अभी आज की जो परिस्थिति है उससे ये समझ में आ रहा है लीगली, लॉ पॉइंट के हिसाब से, कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी। ये तो ये जब 37, जब मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं क्या बोलते हैं, मेंबर्स अगर पार्टी छोड़ेंगे शिवसेना के, और एंटी डिफेक्शन लॉ जब नहीं लगेगा, उन पे लागू नहीं होगा, और एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि यस, ये जो नोटिस दिया हुआ है डिप्टी स्पीकर ने अगेंस्ट 16 एमएलएस, इसको भी खारिज कर देगा, तब हम कुछ बोल सकते हैं। अभी फिलहाल जो है हम अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस पे ही चल रहे हैं, हम अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं खाली डिस्कशंस में, मगर इस चीज में मेरे हिसाब से चर्चा करना कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज अभी फिलहाल हम लोगों को पता है कि कौन किसके फेवर में बात करेगा। तो मेरे हिसाब से जो फ्लोर टेस्ट है, that would be the deciding factor to discuss this, these things any further, कि कौन सरकार बनाएगा। हमारे लिए क्या है, जो भी सरकार बनाए अच्छे से चलाए, हम लोगों को खुश करे, हम आम आदमी है, हम आम जनता है, सिंपल। ठीक है देवेंद्र, आप बात समझ पाए हैं पूरी। मीनाक्षी, अभिषेक सिंघवी ने जो अपने तर्कों की शुरुआत की है कोर्ट में, उनके शुरुआती लाइन देखें तो अपने तुरुप का पत्ता जिसे कहते हैं उसको सबसे पहले उन्होंने बहुत मजबूती के साथ सामने रखा है। उसमें ये बताया है कि फ्लोर टेस्ट के लिए हमें जो लेटर मिला है उसमें ये बताया गया है कि 28 तारीख को अपोजिशन के लोग मिले, 29 तारीख को सुबह हमें फ्लोर टेस्ट के लिए कह दिया गया, जबकि हमारे 2 विधायक कोविड से ग्रस्त हैं, एक विधायक अब्रॉड गए हुए हैं। ऐसे में इस सुपरसोनिक स्पीड से फ्लोर टेस्ट का क्या मतलब है? और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी उदाहरण दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन इस हिसाब से चुनाव कराए, वोटर लिस्ट को अपडेटेड किए बिना, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। तो जो शुरुआती तर्क है, उस शुरुआती तर्क में अभिषेक मनु सिंघवी ने यह समझाने की कोर्ट की कोशिश शुरू कर दी है कि अभी फ्लोर टेस्ट कराना ठीक नहीं। देवेंद्र, यही आज सुबह से लगातार चर्चा कर रहे थे कि देखिए टेक्निकल जो परेशानियां इस वक्त महाविकास अघाड़ी के सामने है वो कोविड को लेकर है कि 2 कोविड है, 1 बाहर है। हालांकि थोराट साहब ने तो ये कह दिया कि हमारे गढ़चिरौली में जो विधायक बैठे हुए हैं वो कब तक आएंगे, ऐसे करके बहुत सारी और बातें रखी जा रही है। लेकिन ये बात तो सही है वकील साहब, रिजवान जी, अब आप इस पर भी अपनी जरा राय दे दें। अभिषेक मनु सिंघवी बड़ा वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं, इतने कम टाइम स्पैन में कैसे वो बहुमत जुटाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा का पूरा जो चैलेंज है, पॉलिटिकल चैलेंज इसको मैं बोलूंगा, कि किसका शो ऑफ स्ट्रेंथ किसके फेवर में जाएगा, ये पूरा लॉ पॉइंट्स पे है। और लॉ पॉइंट्स के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को भी डिसाइड करना है, गवर्नर को भी डिसाइड करना है, और क्या बोलते हैं, इसी हिसाब से सरकार भी बनेगी, ये खाली बातों से नहीं बनेगी। तो अभी ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं कि उनकी डिफिकल्टी है, कि लोग जगह पे नहीं है, कोई बीमार है, अभी ये चीज की जो चर्चा है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है। जहां पे लॉ नहीं आता वहां पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या इमरजेंसी आ गई कि फ्लोर टेस्ट हमको दिखाना पड़ेगा गिवन दिस सिचुएशन। तो ये जो चीज है, जो डिफिकल्टी में हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में जो आ चुकी है सरकार, अभी इसका क्योंकि लॉ पॉइंट तो बहुत क्लियर है। बट रिजवान जी, मैं चलिए एक और इसी का तर्क मैं आपसे पूछती हूं कि अगर ऐसा है भी तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मत नहीं दिया जा सकता? क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं होती? अभी मैं आपको बताता हूं, अभी यही जो चीजें हैं कि जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं या जब फिर ऑल्टरनेटिव जो अवेलेबल हैं, अगर लॉ में अगर डिस्क्राइब नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा टू गिव दोज लिबर्टीज व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर लॉ। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए एज द एपेक्स कोर्ट कि ये सिचुएशन में, ये जो गंभीर सिचुएशन हो गई है, सीरियस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अभी देखिए, ये देवेंद्र भी इस पर अपनी एक राय रखना चाह रहे हैं। इसमें दूसरा तर्क ये रहेगा, जो मुझे लगता है कोर्ट में शायद ज्यादा वैलिड तरीके से दूसरा पक्ष रखने की कोशिश करेगा, कि क्योंकि कोविड संक्रमण का दौर चल रहा है, तो ये तो आप नहीं कह सकते ना कि अभी अगर 2 विधायक कोविड से ग्रस्त हैं तो आज से 15 दिन बाद टेस्ट कराया जाए तो उसमें कोई भी विधायक कोविड से ग्रस्त नहीं होगा।
ये संभावना तो कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या उसके चलते फ्लोर टेस्ट टालना चाहिए? रह गई बात बाहर से वोटिंग की, तो निश्चित तौर पे ये संभव नहीं है, वहाँ पर आपको जाना ही होगा। अब देखना होगा कि दोनों पक्ष कितनी मजबूती से अपनी बात कोर्ट में रख पाते हैं। जो शुरुआती तर्क मिले हैं उसके कुछ पॉइंटर्स आए तो हमने उसे साझा किया है, अब आगे देखना होगा कि आर्गुमेंट आगे बढ़ता कैसे है। और जैसे एनसीपी खेमे के भी 2 विधायक इस वक्त कैसे उनके ऊपर कानूनी तलवार लटक रही है, उस केस में क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी भी एक बार डिस्कस हो जाए देवेंद्र? देखिए, उस केस में भी ये आधार नहीं हो सकता। जैसे अगर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है और उसके चलते अगर फ्लोर टेस्ट कराना जरूरी हो, तो कम से कम इस तर्क के आधार पे फ्लोर टेस्ट को आप टाल दें। मुझे नहीं लगता कि ये तर्क कोई बहुत ज्यादा वजनदार नजर आएगा कोर्ट की नजर में। हेमंत जी, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही आपको बताया कि क्या होने वाला है, लेकिन एक मैं आपको बात बताता हूं एकनाथ शिंदे जी के बारे में। आपका जवाब देता हूं, लेकिन एकनाथ शिंदे जी क्या करने जा रहे हैं, वो डाउट उद्धव जी को लास्ट नवंबर में आया था और उन्होंने उनको पूछा था कि क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने बात टाल दी और डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। उसके बाद जो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था, वो उद्धव जी की गलती हो गई। दूसरी गलती ये हो गई कि संजय राउत जी रोज जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अगर इनको 40 जो लोग गए हैं वहां से, उनमें से कुछ लोग हमारी तरफ आएंगे ऐसा उनको लगता है, तो ये हर एक को क्या बोल रहे हैं कि ये बिना बाप के लोग हैं, गालियां दे रहे हैं, सुअर बोल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये अच्छी बात नहीं है। और ये मतलब शिवसेना को तय करना चाहिए कि इसके बाद उनको किस टाइप का पॉलिटिक्स करना है। उनको संजय राउत को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ठीक, अगर इन फ्यूचर ऑल्सो इफ दे वांट टू जॉइन विद बीजेपी। सर, मैं आपकी ऑडियो थोड़ी सी क्लियर करवाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ड्रैग हो रहा है, लेकिन जैसे जिस ड्रैग के साथ कंट्रोल वाली बात आई ना, ये बात वाकई में है। देखिए गणेश साहब, आप अपनों को तो तब मनाएंगे जब मोहब्बत दिखाएंगे, संवाद करेंगे। डेमोक्रेसी में डायलॉग काम करता है, ना कि धमकियां काम करती है। मुंबई आने की धमकी देते रह गए राउत साहब, अब वो जब कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं ना मुंबई, फ्लोर टेस्ट कर लीजिए, हम बताते हैं ताकत। मैं आ रही हूँ रिजवान जी आपके पास, एक बार गणेश साहब के मैं इस पर राय ले लूं। हाँ जी मैम, जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चालू है, तो उसके निर्णय के आधार पे जब फ्लोर टेस्ट होगी तो वो होगी, वो कोई टाल नहीं सकता। अगर उन्होंने बोला कल फ्लोर टेस्ट है तो कल सबको उसके सामने जाना ही पड़ेगा, और अगर उन्होंने टाइम दिया तो टाइम भी दे सकते हो। जैसे जो विधायक को नोटिस दी थी डेप्यूटी आप जिस समय की बात कर रहे हैं, अभी कोर्ट की तरफ से भी ये पूछा गया, कोर्ट ने सिंघवी से पूछा फ्लोर टेस्ट कराने में कानूनी अड़चन है, कोर्ट की तरफ से क्या बातें रखी गई है देवेंद्र? अभी तक कोर्ट की तरफ से कोर्ट का कोई पॉइंट्स हमारे पास नहीं आया कि उसमें से उन लोगों की तरफ से क्या सवाल पूछा जा रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ इतनी जानकारी सामने आई है जो हमने साझा किया कि अभिषेक, उन लोगों की तरफ से क्या सवाल पूछा जा रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ इतनी जानकारी सामने आई है जो हमने साझा किया कि अभिषेक मनु सिंघवी किस तर्क के आधार पर उन्होंने अपने आर्गुमेंट की शुरुआत की है। अभी हम इंडिया टीवी पर यह खबर चला रहे हैं। आप देखिए, विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोर्ट ने सिंघवी से पूछा है कि फ्लोर टेस्ट कराने में कानूनी अड़चन है। उन्होंने पूछा कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से कि क्या कोई समय सीमा है। इस तरह की बातें भी कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। गणेश साहब अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन रिजवान जी मैं इस पर आपका एक बार फिर से टेक लेना चाह रही हूं। समय सीमा को लेकर भी चर्चा की जा रही है। अच्छा चलिए, उनसे संपर्क थोड़ी देर के लिए हमारा टूट गया है। गणेश साहब आप अपनी बात पूरी कर लें। यस मैम, और ये जो रही जो बात अपने बीजेपी के जो प्रवक्ता जी है जो कह रहे थे कि शिवसेना ने वोटर्स को पहले शिवसेना बीजेपी साथ में की, बाद में कांग्रेस एनसीपी के साथ गए, तो ये शायद भूल गए होंगे कि जब इलेक्शन होने के बाद बीजेपी ने एनसीपी के साथ शपथ विधि ली थी और उसके बाद शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार में गए थे। तो ये बात गलत कहना होगा कि अगर आप यूएस को बता रहे कि शिवसेना ने इलेक्शन के बाद जो गलती की, एक्चुअली बीजेपी इलेक्शन शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने से पहले बीजेपी एनसीपी के साथ गई थी। यस ठीक, लेकिन गणेश साहब मुझे एक बात बताइए, आप बार बार बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं कि वो एक महाशक्ति है, वो प्लॉट बना रही है, ये उसकी रणनीति है, गलत इस्तेमाल करिए ईडी-सीबीआई, जो जो आरोप अभी तक आपके पार्टी के तमाम प्रवक्ता लगाए थे, लेकिन कमी आप लोग अपनी पार्टी में क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आपके पार्टी के कोई 1 दर्जन 2 दर्जन विधायक नहीं गए,
पूरे, मैं ये कहूं कि गिनती के अगर तौर पर देखा जाए, अब आपके पास नाम मात्र विधायक रह गए हैं। ये कमी किसकी है, इसका तो आप विश्लेषण करें। ये सबको मालूम है कि ये कैसे इनके क्या फोर्स यूज किया, कौन सी फोर्सेस के पीछे है। और ये जैसे डेमोक्रेसी में कहा है तो होता है, पार्टी एक समय ऐसा था शिवसेना के 16 एमएलए गए थे, उसके बाद ये इनमें से सिर्फ एक ही आदमी वापस चुन के आया, सब बाकी के नहीं आए। तो 2 बार शिवसेना ऐसे सिचुएशन से गई है जहां डिफेक्शन हुआ है एंड उसके बाद वो वापस चुन के नहीं आई है। अगर आप देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी के बहुत सारे विधायक, लेकिन सर वो जिन दिनों की आप बात कर रहे हैं ना, उन दिनों से आज की शिवसेना में बहुत फर्क है। मैं एक मिनट सफर जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। लेकिन देवेंद्र, ये जिस समय की शिवसेना की बात कर रहे हैं ना, उस समय की शिवसेना और इस समय की शिवसेना में जमीन आसमान का अंतर भी नजर आता है। आज की तारीख में ये तस्वीर नजर आती है कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना की जरूरत है, ना शिवसेना को उद्धव ठाकरे की, क्योंकि आज इतने बागी गुवाहाटी में हैं। जी हाँ मीनाक्षी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो पहले आपने पूछा था उसमें कुछ अपडेट आया, वो मैं आपको बता दूं कि जस्टिस कांत ने पूछा अभिषेक मनु सिंघवी से उनके आर्गुमेंट को लेके कि क्या क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन ये फ्लोर टेस्ट से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, क्या इसके चलते फ्लोर टेस्ट कराया या रोका जा सकता है, क्या कोई कानूनी अड़चन है। जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा है कि ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं और इसके चलते वो अभी नहीं चाहते कि फ्लोर टेस्ट हो। रही बात जो पॉलिटिकल सवाल आपने पूछा कि वाकई उद्धव ठाकरे का ग्रिप आप कह सकती हैं कि शिवसेना पे हाल के कुछ महीनों में लगातार कमजोरी की तरफ जाते हुए दिख रहा था, और हैरानी इस बात पे हो रही थी कि वो उस पर कंट्रोल बढ़ाने के बजाय, वो ठीक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय ऐसा लगा कि उन्होंने एक तरह से खुला खेल छोड़ दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बार बार इस बात को लेकर चर्चा चलती थी कि शिवसेना में कभी भी बगावत हो सकती है, शिवसेना में कभी भी विद्रोह हो सकता है। खुद एकनाथ शिंदे के बारे में ये कहा जाता है कि 3 बार पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, और जो हमारे सोर्सेज जब वो बताते हैं कि एक बार तो ऐसा भी हुआ था मीनाक्षी कि ठीक 1 दिन पहले रात में उन्होंने अपना मन बदल लिया। तो जब इस तरह की स्थिति थी, बावजूद इसके उद्धव ठाकरे उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है कि क्या वो अपने शिव सैनिकों को, शिवसेना के स्वाभिमान को, उस संगठन को उस रूप में नहीं रोक पाए। ठीक, जफर जी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। देखिए, मैं जो शिवसेना के स्पोक्स पर्सन हैं, वैसे भी उनकी आवाज़ अगर आप सुनिए तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, आवाज़ ज़ाहिर नहीं निकल पा रही होगी। और पूरे शिवसेना की ऐसी हालत हो गई है, आज संजय राउत जी की भी आवाज़ नहीं निकल रही, हवा ख़राब है। इसलिए कि कल तक ये कह रहे थे वो फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं आएंगे, अब सब फ्लोर टेस्ट के लिए भी आ रहे हैं। हकीकत तो यह है कि आज उनको मालूम है कि सरकार गिर चुकी है, सरकार बचेगी नहीं, सरकार नहीं बनेगी, शिवसेना पार्टी खत्म हो जाएगी। जो ठाकरे के साथ शिवसेना जुड़ी थी, वो ठाकरे का जो एक बड़ा वर्चस्व था वो खत्म हो चुका होगा। ये सारी चीजें उनको मालूम है, फिर भी रिजाइन नहीं दे रहे। अगर रिजाइन देते तो थोड़ी बहुत उनकी जो इज्जत थी वो बच जाती। लेकिन आज जिस तरह से वो एकजुट होकर जो एक जो पवार के साथ खड़े हैं, तो ठीक कहा किसी शिवसेना एमएलए ने गुवाहाटी से कहा, बहुत अच्छी बात कही, मैंने पढ़ा उसको, कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, उन्होंने 52 एमएलए को छोड़ दिया, लेकिन शरद पवार को नहीं छोड़ा, और रिटर्न फेवर कर इसलिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उनको। देखिए, वो परिवार के बारे में जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, ये बात जानते थे सब लोग कि वो कभी किसी पद के लालची नहीं थे। अभी तो खुद भी मुख्यमंत्री, बेटा को भी, और पूरा परिवार ही जो है इन्वॉल्व हो गया है इसमें, पॉलिटिक्स में। तो जाहिर है एक आम सामान्य कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करता है, उसको तो दिख रहा है ना ठीक कि पार्टी जो किधर जा रही है, पार्टी उसूलों से भटक रही है, पार्टी जो है वो पद और पैसा के लालच में बिल्कुल डूब चुकी है। ऐसे हालात में जनता की चिंता करने वाली जो बाला साहब की जो सोच थी वो खत्म हो गई। अब जो एकनाथ शिंदे जी है, जो उनकी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको जनता का भी सपोर्ट है, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का भी सपोर्ट है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सपोर्ट है। और आज ऐसी हालत हो गई कि शिवसेना में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बच रहा है, ऐसी हालत आ गई है। हेमंत जी, मुझे तो लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी के सियासी भविष्य के ऊपर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं आ रही हूँ सीमा जी आपके पास। उनके सियासी भविष्य को लेकर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। हम सुप्रिया सुले को सुने, हम शरद पवार को सुने, हम कांग्रेस का स्टैंड सुने, तो ये लगता है कि उद्धव ठाकरे के पास इन्हीं की ताकत बची है, बाहरियों की ताकत है, उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है।
नहीं, ये बात इतनी सच है ऐसा मुझे नहीं लगता। थोड़ा बैलेंस करना चाहिए हमें, पूरी ऐसी स्थिति नहीं है। जफर जी से मैं एक बात बोलूंगा कि उन्होंने कहा कि शिवसेना खत्म होगी। एक पार्टी ऐसी सडनली खत्म नहीं होती, उनका थोड़ा गुडविल है, बाला साहब जी का गुडविल है। उद्धव जी ने बहुत काम किया है। बाला साहब जी के बाद उद्धव जी ने 63 MLAs उनके अपने बलबूते पे इलेक्ट हुए, तो उद्धव जी ने कुछ नहीं किया। ऐसी हेमंत बात जी, मैं नहीं। आपको बीच में रोक रही हूँ, एकनाथ शिंदे कुछ कह रहे हैं। कि उन्होंने हमको बहुत अच्छा सहयोग दिया, एक परिवार के तरह हम लोगों का उन्होंने एक सहयोग दिया है। और हम लोग कल मुंबई पहुंचेंगे, ट्रस्ट कोर्ट में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद आगे की जो स्ट्रेटेजी है हम लोग फाइनल करेंगे। उद्या हमें देखिए कल ट्रस्ट वोट होने के बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। उद्या आम्ही मुंबईला पोहोचतो आहे आणि उद्या विश्वासदर्शक ठराव जो येणार आहे त्याच्यामध्ये आम्ही सहभागी होणार आहोत। आणि विश्वासदर्शक ठराव जो आहे तो ट्रस्ट वोट झाल्यानंतर आमची आमदारांची बैठक होईल, त्यानंतर आमची पुढची स्ट्रॅटेजी आम्ही तयार करू आणि पुढचा निर्णय आम्ही नंतर घेऊ। आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहा है कि आप बागी विधायक हैं, सारे विधायक बागी हैं, क्या हम बागी नहीं है, हम शिवसेना है। हम बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट, ये राज्य की डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, राज्य की प्रगति के लिए हम लोग काम करेंगे, इतने ही हम कहूँगा। बिल्कुल बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाच्या विचाराचाच सरकार असेल। तो फ्लोर टेस्ट में आएंगे, हम बागी नहीं हैं, हम असली शिवसेना हैं। फ्लोर टेस्ट में हम कल शामिल होंगे और फिर विधायक दल की बैठक मैं करूंगा और अपनी अगली रणनीति बनाऊंगा। देवेंद्र, इसका अर्थ क्या है? वो असली शिवसेना है, ना पार्टी का चिन्ह उनके पास, ना पार्टी के मुखिया उनके साथ, ना पार्टी का नाम उनके पास, ये केवल पॉस्चरिंग है। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये बहुत ज़रूरी पॉलिटिकली इस लिहाज से है कि शिव सैनिकों के सेंटीमेंट जिसके बारे में लगातार हम लोग बात करते रहे हैं कि उसको हर्ट करके आप वहाँ पे बताओ शिव सैनिक पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। और ये मैसेजिंग पहले दिन से आप देखें तो दी जा रही है, और जिस प्रकार से बीजेपी की बात भी वो नहीं स्वीकारते हैं। हालांकि कौन इस बात को मानेगा? मुझे नहीं लगता कि देश में कोई छोटा बच्चा भी हो जो राजनीति का अभी का कहना सीखना शुरू किया हो, उसको भी ये ना पता हो कि सबके पीछे कौन है। बावजूद इसके उसको सामने नहीं लाने के पीछे या मानने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि आप ये दिखाएं कि क्योंकि शिवसेना का नुकसान हो रहा है, इस गठबंधन में जाने के चलते उसकी आइडियोलॉजी को चोट पहुंच रही है, उसके चलते हम सुधार करने की दिशा में सब कुछ कर रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि दिखाएं कि क्योंकि शिवसेना का नुकसान हो रहा है, इस गठबंधन में जाने के चलते उसकी आइडियोलॉजी को चोट पहुंच रही है, उसके चलते हम सुधार करने की दिशा में सब कुछ कर रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि अभी तक एकनाथ शिंदे बहुत हद तक मैसेजिंग करने में सफल रहे हैं। क्योंकि अन्यथा आप देखें कि पहले की जो बगावतें रही हैं शिवसेना में, ये कोई पहला मौका तो है नहीं कि इस प्रकार से बगावत हुई है। पहले 3-4 जो बगावतें हुई हैं उसमें दिखता था कि शिव सैनिकों का आक्रोश किस कदर जाता था, लेकिन इस बार वैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वो बार बार इस मैसेजिंग को देने में सफल रहे हैं। नेता अभी भी उनके उद्धव ठाकरे हैं वो, लेकिन असली शिवसेना है। जफर जी, अभी भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मुख्यमंत्री वो देवेंद्र फडणवीस को बनाने वाले हैं। कम से कम एक भी बयान मैंने अभी तक उनका नहीं सुना, एक भी नहीं। देखिए वो सब बात की बात है। पहले तो सरकार को गिरनी चाहिए, सरकार गिरने के बाद हमने तो सिर्फ इतना कहा है, आदरणीय फडणवीस जी ने कहा है राज्यपाल से कि प्लीज अल्पमत की सरकार को फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहिए। ऐसा सारे लोग कहते हैं कि अल्पमत में आ गई सरकार, या तो सिद्ध करे कि वो मेजॉरिटी में है या तो अल्पमत में आ गए। दूसरी बात मैं आपको कह रहा, देखिए आज जो हालात जिसके बारे में देवेंद्र जी बात कर रहे थे, चूंकि मैं मुंबई का हूं और मेरा ड्राइवर जो है वो शिवसेना का एक बड़ा जो कार्यकर्ता टाइप का है, बहुत एक्टिव कार्यकर्ता। तो जब मैं दिल्ली में बॉम्बे आता हूं तो मेरे गाड़ी वही चलाते हैं। तो मैंने इस बार पूछा कि क्या हालात है वहाँ तुम्हारे पार्टी के अंदर में, लोग क्या है? तो उसने बोला, एक ही बात बोला, साहब
जो शिंदे जी कर रहे हैं हम लोग शिंदे जी के साथ है। हम लोग को बहुत उस्काया गया, हम लोग पहले दिन थोड़ा निकले, उसके बाद हम लोग को समझ में आया कि ये तो खाली जो दोनों बाप बेटा जो अपने पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं, शिंदे जी तो सभी महाराष्ट्रियन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग जो है जमीन पे आ चुकी है और ये मुझे पहली बार आश्चर्य रहा, इसलिए कि मैं उसको बराबर देखता हूँ कितना एक्टिव कार्य करता है, लेकिन पहली बार मैं देखा कि वो बिल्कुल साफ लफ्जों में बोला कि नहीं, हम लोग पूरा वर्ली के एरिया में और दादर के एरिया में हम लोग एकदम इससे दूर रह रहे हैं। हम लोग को बहुत बोला जा रहा है और स्ट्रीट पे लड़ो, ये करो, सर महाराष्ट्र केवल वर्ली दादर ठाणे नहीं है, महाराष्ट्र पूरा राज्य है और इस पूरे राज्य में एकनाथ शिंदे की ताकत केवल अगर इसी तरह के आगे पूरे जी फीलिंग्स है, मतलब वो फीलिंग जो है जिसकी देवेंद्र जी बात कर रहे थे, मैंने एक एग्जांपल देके कहा जी जी। ऐसे 50 लोग मिले होंगे, लेकिन ये इसके साथ ऐसा रिश्ता था जो कि खुल के सामने दिल से बात करता है और उसने इतनी हिम्मत करके सब कुछ बताया। तो इससे समझ में आता है कि जमीन खिसक चुकी है उद्धव जी के लिए और उनके बच्चे महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए भी जमीन खिसक चुकी है। सीमा जी आप इस पर रिस्पॉन्ड कर लें, फिर एक और इनपुट उस पर मैं राय देना चाहूंगी, हेमंत जी आपका भी और देवेंद्र जी। हाँ सीमा जी बोल लें। देखिए मुझे जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे मीनाक्षी जी, मैं बड़े ध्यान से सबकी बातें अभी तक सुन रही थी और ये बड़ा ही दुखदाई है कि जिस तरह से आज हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, पहले तो वो कह रहे थे हम लोग इसमें है नहीं कहीं पर भी, और आज वो ये बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनका चिराग जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये क्या शब्दावली है मुझे पता नहीं। और देखिए जिस तरह से एक पार्टी जो होती है वो केवल कुछ एमएलए से ही नहीं होती है, हजारों कार्यकर्ता हैं शिवसेना के जिनकी मैडम इधर आप स्ट्रैटेजी बता रही हैं और इधर बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। मैम आप स्ट्रैटेजी बता रही हैं और स्ट्रैटेजी कैसे पल पल में बदलती है, इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अभी अभी मीटिंग से दो कांग्रेस के विधायक नाराज होकर निकले। सीमा जी आपका ही मैं टेक लूंगी इस पर, कांग्रेस के दो मंत्री नाराज होकर कैबिनेट मीटिंग से निकल रहे हैं। उद्धव ठाकरे आज इस्तीफा दे सकते हैं। औरंगाबाद का नाम बदलने के सवाल पर ये जो है एक तरीके से तनातनी हुई है। आपको बता दें औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ रही है। कांग्रेस के दो मंत्री नाराज होकर इस मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी क्या सरकार से बाहर जाएगी? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग में नाराजगी की खबर आई है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की बात पर नाराजगी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और उद्धव ठाकरे के लिए ये विषय जो है ये कितना अगर ये हम कहें कि मौका हिंदुत्व का चाहे हो या फिर बाला साहेब ठाकरे के समय से जो मुद्दा चला आ रहा है, ये उनके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उद्धव ठाकरे क्या इसे गार्ड बनाकर इस्तीफा दे सकते हैं? क्या गार्ड बना सकते हैं देवेंद्र? बिल्कुल मीनाक्षी, और आप ये देखें तो ये जो हवा दी जा रही है पिछले 2 दिनों से लगातार इस बात को ही ध्यान में रखकर कि ये जो महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में तीनों ही दल हैं ये सबको सूट करता है। अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे अपने विचारधारा की लाइन पे जाना चाहेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी कहेगी कि ऐसा फैसला ऐसा मसला था जिसके चलते हम सरकार में नहीं रह सकते। तो कुल मिलाकर एक इस क्राइसिस में अवसर तलाशने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं ये देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पे एक विंडो तलाशने की कोशिश के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। जिस प्रकार से इस मसले को लेकर लगातार सोर्सेज के मार्फत हवा दी जा रही है और वो सोर्सेज पार्टी के नेता ही हैं। अब सीमा जी देखिए, ये तो मैं खबर आपको बता रही हूँ, इस खबर के साथ आप अपना टेक रखिएगा। कांग्रेस के 2 मंत्री नाराज होकर मीटिंग से बाहर निकल गए हैं। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का प्रस्ताव रखा गया। उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर कितने अड़े हुए हैं और ये मौका अब कांग्रेस के मंत्रियों का नाराज होना, ये क्या मैसेजिंग है? देखिए मैसेजिंग की मैं केवल आपको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में ये बात कर रही हूँ कि देखिए सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं और विचारों का मतभेद होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर ये सिर्फ ये कहना, जैसे माननीय श्री शरद पवार जी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने आपको क्या एडवाइस किया या नहीं एडवाइस किया, तो मैं आज बड़े क्लियरली कहना चाहती हूँ यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं बीजेपी की, आज माननीय मोदी जी भी कई बार ये बात बड़ी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि कई बार मैं भी उनकी सलाह लेता हूँ। वो एक देश के बहुत बड़े नेता हैं, कोई भी उनसे सलाह लेता है तो उसमें कोई इतना इशू बनाने की बात नहीं है।
चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हो या अदर या और भी जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वे सबका नाम तो सभी लोग उनका सम्मान करते हैं और उनसे राय लेते हैं। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये कहने की बात कि आप उन्होंने उनसे राय ली। लेकिन सीमा जी, इशू तो सरकार गिरने का है, इशू तो महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने का है। और अभी अभी सचिन चौधरी हमारे संवाददाता इसी वक्त ये जो बड़ी खबर दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है मैम, मैं लौटूंगी आपके पास, मुझे बहुत माफी के साथ आपको फिर रोकना पड़ रहा है। सचिन, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के नाम पर कैसे महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट पड़ रही है, इससे जुड़ी हुई क्या डिटेल्स आपके पास? जी देखिए मीनाक्षी, कैबिनेट की बैठक इसी मंत्रालय में चल रही है, 7वें मंजिल पर मुख्यमंत्री आज खुद कैबिनेट में मौजूद है। और कल जिस तरह से ये बताया गया था, अनिल परब ने कहा था, शिवसेना के संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने कहा था कि संभाजीनगर का नाम औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखने का प्रस्ताव हम कैबिनेट में आएंगे। उसके बाद आदित्य ठाकरे उन्होंने भी ये बात कही थी कि ऐन वक्त पर हम ये प्रस्ताव रखेंगे। बहरहाल अभी जो नज़र है सभी की, सभी जो मंत्री है यहाँ पर मौजूद, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के खुद मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर उनकी निगाह है और ये फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है और कल फ्लोर टेस्ट होता है तो फिर कांग्रेस के जो मंत्री है वो कांग्रेस के मंत्री यहाँ से वॉकआउट कर जाएंगे, बहिष्कार कर डालेंगे और वो सरकार से भी बाहर निकालने का एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि संभाजीनगर का मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा होगा उनके लिए भी और कांग्रेस शुरू से इसका विरोध करती आ रही है। दूसरी तरफ जो ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से एक फेयर एग्जिट का एक तरह से प्लान बना हुआ है कि अगर महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, जैसे कि उनके पास संख्या बल नहीं है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे भी कह सकते कि मैं तो संभाजीनगर के मुद्दे पर कायम रहा, उसका नाम बदलने के मुद्दे पर मैं कायम रहा और हिंदुत्व के लिए मैंने जो है कोई समझौता नहीं किया। तो वही दूसरी कांग्रेस एनसीपी अपनी विचारधाराओं की मुद्दे पर कायम रहने की बात कर सकते। तो हमें जो विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे कि इसी मुद्दे को लेकर कल से कांग्रेस की 4 बार बैठक हुई है। रात में बाला साहब थोराट जो संसदीय दल के नेता है कांग्रेस के, उनके घर पे रात में बैठक हुई प्रमुख नेताओं के साथ। फिर सुबह में शरद पवार के साथ बैठक हुई, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की बैठक हुई, एक साथ में ये बैठक हुई सिल्वर ओक पर। उसके बाद जो अशोक चौहान है उनके घर में ये बैठक हुई और जब कैबिनेट शुरू हुई 5 बजे तो उसके पहले ही 4:30 बजे कांग्रेस ने अलग से प्री कैबिनेट की बैठक की और असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ ये कैबिनेट में से बाहर निकल गए। तो हमें जो सचिन, आपकी बातों से तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने का बहाना ढूंढ रहे थे और हिंदुत्व के नाम पर इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा और उनके पास कोई नहीं हो सकता था। देवेंद्र, हिंदुत्व के नाम पर इस्तीफा देने की तैयारी, नाम संभाजी नगर, वरना यह मुद्दा तो बीते 2.5 साल में भी उठाया जा सकता था, आज की तारीख में क्यों? बिल्कुल मीनाक्षी, और अभी एक सिर्फ और सिर्फ एक विंडो देखा जा रहा है कि जाते जाते कोई ऐसा विंडो ले लें ताकि जिसके सहारे जनता के बीच जब जाएं तो फिर आप अपने चेहरे पर कुछ चमक तो बरकरार रख सकेंगे क्यों हम इस गठबंधन में गए थे। आप कांग्रेस की बात कर लें, एनसीपी की बात कर लें या शिवसेना की बात कर लें, इस मसले को लेकर अगर इनके भीतर अब बिखराव को लेकर अगर चीज़ें सामने आ रही है तो उसमें सीधा सीधा तीनों को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा आपको जो कि कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में हो अगर वो ऐसा फैसला करते हैं और इसके सहारे एक जो सियासी शहादत हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। आप देखेंगे कि अगर कोर्ट का फैसला वोटिंग के फ्लोर टेस्ट के अगेंस्ट आया तो फिर ये जो बात जो हवा दी जा रही है बहुत संभावना इस बात की रहेगी कि फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मतलब वोटिंग नहीं हुई तो संभाजी नगर भी नाम नहीं होगा, निश्चित तौर पे उसको टाला जाएगा क्योंकि वहां पर फिर विंडो दिख जाएगा कि अब हम अपनी सरकार बचा सकते हैं और अगर सरकार बचा सकते हैं तो फिर सरकार बचाने की कोशिश की जाएगी। ये सब कुछ हो रहा है इस फ्रस्ट्रेशन में कि सब कुछ करने के बावजूद अगर नंबर आपके पास नहीं आ रहे हैं, आंकड़े आपके पास नहीं, आप अपनी सरकार नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर ऐसा रास्ता ढूंढिए जिस रास्ते के सहारे कम से कम एक मुद्दा तो मिले कि जनता के बीच जाएं कि हम इस मसले पर अलग हुए थे। और खासतौर पर विचारधारा को लेकर तीनों ही दलों को झेलना पड़ रहा है इस महागठबंधन में और वैसे में कोई ऐसा इशू ही चाहिए था जो कि विचारधारा को बहुत ज्यादा अपीज कर सके। हेमंत जी, असलम शेख, वर्षा गायकवाड़, ये 2 मंत्री ऐसे हैं जो बेहद नाराज होकर इस मीटिंग से बाहर निकले हैं और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें भी एक पेच है, इसमें भी एक पेज जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र बता रहे हैं कि अगर कोर्ट ने ये कह दिया
कि अभी फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो एक बार फिर से ये पूरा मसला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त तीनों ही पार्टियों को सूट कर रहा है। मुझे नहीं पता अभी बीजेपी को कितना सूट कर रहा है, मैं उस पर जफर जी आपकी राय लूंगी। लेकिन सीमा जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं 2-3 बार आपको टोक चुकी हूं, लेकिन इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। ये एक ऐसा मसला है जो एनसीपी, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस तीनों को एक सेफ पैसेज देता है सरकार से बाहर निकलने का। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस पे क्यों, आप देखिए ये आप क्यों मेरा कमेंट इस पे चाह रही है, मुझे पता नहीं। मुझे आप ही से अभी पता चली है ये बात, और मुझे नहीं लगता कि कोई फेस सेविंग या इस सब के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। और तो मैं बड़े क्लियर आपको बोलती हूँ। और जहाँ तक बात है, आज बड़ा मसला दूसरा है, बड़ा है। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर होता है, सम्मान हम सभी करते हैं उसका। और ठीक है सीमा जी, हम भी इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है फ्लोर टेस्ट को लेकर। जफर जी, मैं आपकी भी राय जरूर लेती इस पर, लेकिन बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ गया हमारे पास भी कि अब ब्रेक का कॉल है। बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम जी, योगी गड़े जी, सीमा मलिक जी और देवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।